द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है। किसी भी देश में संविधान बनाया जाता है और होता है। संविधान एक ऐसी किताब है जहाँ पे कि नियम और कानून लिखे गए होते हैं उस देश के लिए, जिसके अनुसार उस देश को चलाया जाता है और उस संविधान को वहाँ के सारे नागरिक और कानून मानते हैं। तो हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि संविधान क्या है। जैसे हमने मान लिया कोई गेम, क्रिकेट ही ले लिया, तो उस क्रिकेट में कुछ नियम बनते हैं कि ये करने हैं और ये नहीं करने हैं। तो जब भी नियम बनता है तो कुछ लोग उस नियम को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, और इन्हीं नियमों के साथ इस गेम को खेला जाता है। Why does a country need a constitution? किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहले दो तरह की सरकारें होती हैं, एक मोनार्ची, दूसरा डेमोक्रेसी। पहले में उस देश में जहाँ पे कि कोई राजा उस देश को चलाता है और रूल करता है, वैसे सरकार को हम मोनार्ची कहते हैं, और उसके द्वारा बनाए गए नियमों को वहाँ के संविधान में जोड़ा जाता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में केवल राजा के अनुसार चीज़ों पे नियम और कानून बनाए गए होते हैं। उसके बाद से दूसरा आया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी उस तरीके की सरकार है जहाँ पे कि लोगों के लिए काम किया जाता है और जो सरकार बनी होती है वो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जब मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं तो गवर्नमेंट बनती है और फिर गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती है। तो डेमोक्रेसी वाले देशों में जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में लोगों की भलाई के लिए नियम और कानून बनाए गए। ये नियम और कानून समय समय पे बदले जाते हैं ताकि लोगों के हित में सरकार काम कर सके। एक उदाहरण से हम समझेंगे। नेपाल में पहले मोनार्च था। ईयर 1990s में किंग का रूल था और उस देश में मोनार्च गवर्नमेंट थी। एक लंबे समय के स्ट्रगल के बाद यहाँ इस देश को डेमोक्रेसी मिला और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जहाँ की लोगों के लिए, लोगों के हित में सरकार बनी और उसी के अनुसार वहाँ के संविधान को बदला गया। तो नेपाल में 2006 में मोनार्ची से डेमोक्रेसी की तरफ गवर्नमेंट बनी। इसी संविधान के अनुसार डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी व्यक्ति, किसी समाज के जाति विशेष पे, धर्म विशेष पे, उसके जेंडर के आधार पे, उसकी
बर्थ प्लेस के आधार पे कोई भी भेदभाव समाज में न हो और इसी के साथ लोगों के अधिकारों का वायलेशन न हो। कोई भी वर्ग अगर मेजॉरिटी में हो तो वो माइनॉरिटी के अधिकारों का वायलेशन न करे। हमारे समाज में मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी को भी पूरा अधिकार दिया गया है और सरकार और कानून दोनों के बातों को सुनता है और प्राथमिकता देता है। ये एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जहाँ पे कि एक क्लासरूम होता है और उस क्लासरूम में मान लेते हैं 50 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से कि 30 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल स्टूडेंट्स हैं। तो कई दफ़ा अगर बॉयज़ क्लास मॉनिटर बना दिया गया है तो यहाँ पे लड़कों की संख्या अधिक है क्लास में और इस चीज का फायदा लेते हुए अगर किसी छात्र ने अपने दोस्तों की गलतियों को न ध्यान देते हुए दूसरों चाहे गर्ल स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट कर दिया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात आ जाएगी, जहाँ की अगर टीचर बिना चीज़ों को पूरी तरीके से सुने अगर पनिशमेंट कर दे रहा है तो ये होगा कि गर्ल्स की बात नहीं सुनी गई, बॉयज़ की बात सुनी गई। वहीं एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे कि मान लिया एक बास्केटबॉल टीम है जिसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। गेम टीचर ने उन 10 स्टूडेंट्स में प्रस्तावना रखा कि कौन बास्केटबॉल खेलना चाहता है और कौन फील्ड में जाना चाहेगा। उसमें से मान लिया 6 बॉयज़ हैं और बॉयज़ ने हाथ खड़े कर दिए तो और गर्ल्स को बिना ध्यान में रखे टीचर अगर बॉयज़ को पास आउट कर देता है तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ जाएगी कि बॉयज़ अधिक हैं तो उनकी बात को सुना गया है और गर्ल्स की बात को नहीं सुना गया है। The Indian Constitution and its key features। स्टार्टिंग में मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम और प्री इंडिपेंडेंस के टाइम क्या था कि हमारे देश में बड़े एक लेवल पे लोगों की आवाज़ों को नहीं सुना जाता था, इंडियंस की आवाज़ों को नहीं सुना जाता था, इनके अधिकारों का हनन हुआ करता था और ब्रिटिशर्स न केवल यहाँ के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते थे, लोगों को भी एक्सप्लॉइट किया करते थे। एक बड़े पैमाने पे डाइवर्सिटी था, देश में कहीं ना कहीं यूनिटी देखने को नहीं मिला था, सामाजिक स्तर पे भेदभाव था, आर्थिक स्तर पे देश में भेदभाव अंग्रेजों ने कर रखा था। तो जब अंग्रेजों से लड़ा गया हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा और जब 1946 में संविधान बनाने का एक आइडिया आया हमारे फ्रीडम फाइटर्स के माइंड में, तब ये एक बड़ा ही चिंता का और बड़ा ही
महत्वपूर्ण बात था कि ऐसे कानून का निर्माण हो जहां की सारे वर्गों के लोगों का ध्यान रखा जाए, सारे धर्मों का ध्यान रखा जाए और किसी भी व्यक्ति को जो हमारे देश का नागरिक हो उसे भविष्य में कभी भी ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। तो यहाँ अगले 3 वर्षों तक संविधान का निर्माण चला और अंत में 1949 में संविधान तैयार हुआ और इसमें 300 मेंबर्स थे जिन लोगों ने संविधान लिखने का कार्य किया था। साथ ही में हमारे संविधान में उन नियमों को भी जोड़ा गया जो कि दूसरे देशों के संविधान में जुड़े थे और बड़े ही अच्छे से उस देश में कार्यरत थे। वो नियम लोगों की भलाई और कल्याण में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर माना गया। अब साथ ही हम कुछ की फीचर्स अपने संविधान का देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यहाँ वो है जहाँ पे कि हमारे देश में हमारी सरकार को 2 हिस्सों में दिखाया गया है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही तीसरा भी है पंचायती राज सिस्टम, जो कि जिसको हम लोकल बॉडी या लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे देश की कानूनी व्यवस्था को देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे प्रदेश स्टेट की चीजों को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और उसी के नीचे गांव को ध्यान में रख के पंचायत राज बनाया गया। दूसरा फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में राइट टू वोट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जहाँ पे कि उन सारे लोगों को अधिकार दिया गया है जो एडल्ट हैं, सरकार बनाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके वोट को एक वोट काउंट किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी धर्म से हो। तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें हमारे देश में 3 स्तर पे बॉडी बनाई गई है जो इस देश को चलाएगी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। जुडिशियरी वो है जहाँ पे कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट वो है जो एपेक्स बॉडी है
जहाँ की फैसलों को पूरा देश मानता है और हाई कोर्ट के फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपील कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव वो है जहाँ पे कि हमारे चुने गए लोग बैठते हैं और देश की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। उसमें लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स शामिल होते हैं। एग्जीक्यूटिव वो है जहाँ पे कि कानून बनाने से लेकर के और उस कानून को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस कानून का कैसे देश में पालन कराया जाएगा, इन्हीं चीजों पे चर्चा किया जाता है। अब है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार हैं जो कि हमारे देश में हमारे देश के नागरिकों को दिए गए हैं, जिनमें से राइट टू इक्वलिटी है, जहां सबको बराबर का दर्जा मिला है हमारे देश में। राइट टू फ्रीडम है, सबको अधिकार है कि वो अपने देश में कहीं भी जा आ सकें, अपनी मर्जी की चीजें कर सकें। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस अधिकार में किसी भी व्यक्ति को दूसरे के द्वारा एक्सप्लॉयट किया जाना या कह लें उसको उसके अधिकारों से वंचित रखना आ जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें सबको अधिकार है कि वो अपने अनुसार अपने धर्म को मान सके या अपने धर्म की ऊंचाइयों को समझ सके। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, इसके अनुसार सबको शिक्षा और अपने भाषा, अपनी रीति रिवाज से जुड़ी हुई चीजों को करने और मानने के अनुसार अधिकार दिया गया है। उसी के साथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें नागरिकों को ये अधिकार सरकार द्वारा, संविधान द्वारा दिया गया है, जहां की वो कानून में जा सकते हैं ये कह के कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है या अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है, तो उसके अनुसार संविधान में कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसमें हमारे आर्थिक और हमारे देश की सामाजिक परिस्थितियों को और भी अच्छा करने के लिए नागरिकों द्वारा लाया जा सकता है, जिससे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। सेकुलरिज्म, इसमें स्टेट को किसी भी धर्म के प्राथमिकता के बारे में मानने से या कहने से बिल्कुल अलग किया गया है। मतलब कोई भी सरकार किसी एक धर्म को उस देश में बढ़ावा नहीं देगी, और अगर किसी एक धर्म के लोग
उस सरकार में अधिक हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस देश में उस धर्म की प्राथमिकता अधिक मानी गई है या है उस देश के अनुसार। तो यहाँ सेकुलरिज्म में वो स्टेट, वो गवर्नमेंट